नमस्ते। बीए तृतीय वर्ष के सभी छात्रों का मैं विवेकानंद कॉलेज की ओर से सर स्वागत करती हूँ। कल के लेक्चर में हमने आदिकालीन साहित्य पढ़ा है। आदिकालीन में हमने जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को देखा है। आज हम यह आपका 10वां पेपर यानी ऑप्शनल हिंदी में पेपर क्रमांक 10 है और आपका यह 5th सेमेस्टर है। आज हम देखेंगे कि आदिकाल के काल में कौन कौन से रचनाकार हुए हैं। उसमें आपके पाठ्यक्रम में अमीर खुसरो, विद्यापति, नामदेव इनका समावेश दिया गया है। आज हम अमीर खुसरो के बारे में जानेंगे। अमीर खुसरो इनका यह उपनाम था। उनका असली नाम था अब्दुल हसन। इनका जन्म 1312 में पटियाली ज़िला एटा में हुआ। उसी के साथ साथ इन्हें एक लड़की और 3 लड़के थे। यह ये बड़े ही प्रसन्नचित्त, मिलनसार और उदार व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। इन्हें जो भी कुछ धन प्राप्त होता था यह क्या कर देते थे, बांट देते थे। उसी के साथ साथ डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद इनके संबंध में लिखते हैं कि ये कवि, योद्धा और क्रियाशील मनुष्य रहे हैं। अमीर खुसरो अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी के विद्वान थे तथा इन्हें संस्कृत का भी थोड़ा बहुत ज्ञान था। इन्होंने कविताओं की के साथ साथ जो शेर भी इन्होंने लिखे हैं, पर अब केवल उसमें से 20-22 ग्रंथ ही प्राप्त होते हैं। इन ग्रंथों में किस्सा, चाहत, दरवेश और खालिक बारी विशेष के उल्लेखनीय हैं। उसी के साथ साथ इन्होंने फारसी से कहीं अधिक हिंदी भाषा में लिखा है। इनकी कुछ पहेलियाँ भी लिखी हुई है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि एक पहेली दी गई है कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे न एक न गिरे। अब इसका जवाब अगर हम देखते हैं तो उसका जवाब है आकाश। अमीर खुसरो ने साहित्य के लिए एक नवीन मार्ग का अन्वेषण किया और वह था जीवन को संग्राम और आत्मशासन की सुदृढ़ और कठोर श्रृंखला से मुक्त करके आनंद और विनोद के स्वच्छंद वायुमंडल में विहार करने की स्वतंत्रता देना। इन्होंने किसी भी प्रकार से अपने जीवन को बांध के नहीं रखा है, ना ही वह किसी भी कठोर शासन में अपने आप को या श्रृंखलाबद्ध कर अपना जीवन बिताना चाहते हैं। वह कहते हैं कि आनंद और विनोद के स्वच्छंद वायुमंडल में हर एक व्यक्ति ने अपना जीवन बिताना चाहिए। यही खुसरो की एक, जैसे हम मान सकते हैं कि मौलिकता या मौलिक विशेषता है। इनके साहित्य में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रथम प्रयत्न है तथा उसमें भाषा संबंधी एकता का आदर्श भी उपस्थित किया गया है। आचार्य श्याम सुंदर दास का कहना है कि खुसरो की पूर्ववर्ती साहित्य में राजकीय मनोवृत्ति है, उसे जन साहित्य नहीं कहा जा सकता, किंतु हम इनकी कविता में युग प्रवर्तक का आभास पाते हैं। इनके साहित्य से भाषाशास्त्र में प्रचलित एक मज़ेदार भ्रम का निवारण हो सकता है। वह यह है कि हिंदी का जन्म उर्दू से नहीं हुआ, बल्कि उर्दू तो हिंदी की एक शैली मात्र है। अतः इनके साहित्य का भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी अत्यंत महत्व है। तत्कालीन सुल्तानों का इतिहास भी इनके साहित्य में सुरक्षित है। उनका फारसी भाषा में निबद्ध मनस्वी और इस दिशा में अत्यंत विश्वसनीय तथा महत्वपूर्ण माना गया है। खुसरो ने अपने समय की उन ऐतिहासिक घटनाओं का समावेश किया जो कि अन्य समसामयिक इतिहास ग्रंथों में नहीं मिल सकता। उनके ग्रंथों के ऐतिहासिक हवाले अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय हैं, क्योंकि वे केवल समसामयिक ही नहीं थे, बल्कि उन घटनाओं के स्वरूप निर्माण में उनका निजी योग भी था। उन्होंने केवल ऐतिहासिक घटनाओं का परंपरागत ब्यौरा मात्र ही प्रस्तुत नहीं किया है, बल्कि तत्कालीन सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी सजीव अंकन किया है। अब देखिए कि खुसरो प्रसिद्ध गवैये भी थे।
ध्रुपद के स्थान पर कौल या काव्यावली बनाकर इन्होंने बहुत से नए राग निकाले थे जो अब तक प्रचलित हैं। कहा जाता है कि बीन को घटाकर इन्होंने सितार बनाया था। संगीतज्ञ होने के नाते इनके साहित्य में संगीतात्मकता की मात्रा भी दृष्टिगोचर या दिखाई देती है। आचार्य शुक्ल इनके साहित्य तथा भाषा के संबंध में यहाँ लिखते हैं कि खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहा है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। अतः बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। अब यहाँ पे डॉक्टर राम कुमार वर्मा इनके काव्य का विवेचन करते हुए लिखते हैं कि उसमें न तो हृदय की परिस्थितियों का चित्रण है और न कोई संदेश, वह केवल मनोरंजन की सामग्री है। जीवन की गंभीरता से ऊब कर कोई भी व्यक्ति उससे विनोद पा सकता है। पहेलियाँ, मुकरियों और सुखनों के द्वारा उन्होंने कौतूहल और विनोद की सृष्टि की है। कहीं कहीं तो उस विनोद में अश्लीलता भी जैसे मानो दिखाई दी गई है। उन्होंने दरबारी वातावरण में रहकर चलती हुई बोली से हास्य की सृष्टि करते हुए हमारे हृदय को प्रसन्न करने की चेष्टा की। खुसरो की कविता का उद्देश्य यही समाप्त हो जाता है। आगे चलकर डॉक्टर वर्मा इनके संबंध में लिखते हैं कि चारणकालीन रक्त रंजित इतिहास में जब पश्चिम के चारणों की डिंगल कविता उद्धत स्वरों में गूंज रही थी और उसकी प्रतिध्वनि और भी उग्र थी, पूर्व में गोरखनाथ की गंभीर धार्मिक प्रवृत्ति आत्मशासन की शिक्षा दे रही थी, उस काल में अमीर खुसरो की विनोदपूर्ण प्रकृति हिंदी साहित्य के इतिहास को एक महान निधि है। मनोरंजन और रसिकता का अवतार यह कवि अमीर खुसरो अपनी मौलिकता के कारण सदैव स्मरणीय रहेंगे। मनोरंजन के खजाने से मालामाल सूफियों में अग्रणी कवि अमीर खुसरो ने अपनी सहज मनोवृत्ति के कारण जन सामान्य को उन्मुक्त हृदय से मालामाल कर दिया। अरबी, फारसी, तुर्की, ब्रजभाषा और हिंदी में खड़ी बोली के सर्वप्रथम सफल प्रयोक्ता अमीर खुसरो द्वारा अनेक भाषाओं के सुखद मिश्रण को भाषा विज्ञानी भाषा संकर की संज्ञा देना चाहेंगे। किंतु इनके द्वारा प्रणीत गज़लों यानी गायक या गायिका स्व मुकेश व मधुर स्वर संपन्न सुधा मल्होत्रा के श्रृंगारात्मक ताने बाने में फारसी और ब्रज भाषा के मणिकांचन योग से निश्चय से एक ऐतिहासिक तथ्य ध्वनित होता है। भारत जैसे भाषा बहुल देश में प्रकृति द्वारा अनेकविध भौगोलिक वातावरण में पुष्ट भाषाएं भी सहृदय और समरसता को सहज कर सर्वदा सौंदर्य विद्यायिनी हो सकती है। खुसरो सर्वतोमुखी प्रतिभाशाली कवि एवं साहित्य और संगीत के क्षेत्रों में एक सर्वथा समर्थक आविष्कर्ता माने गए हैं। खुसरो के व्यक्तित्व और कृतित्व से एक बड़ा मज़ेदार तथ्य उजागर हो जाता है कि हिंदी की प्रकृति व स्वभाव आरंभ से ही सांप्रदायिकता की भावना से सर्वथा मुक्त रहे और सामासिक संस्कृति का यही तकाजा था। यद्यपि खुसरो का राज दरबारों से संबंध साहित्य फारसी भाषा में प्रणीत हुआ है, जहाँ कवि ने हिंदू मुसलमानों के संप्रदायों के साक्षात द्वंद्व व कलह का वर्णन किया, वह भी दोनों जातियों के वीर योद्धाओं का संग्राम चित्रित हुआ है। उसमें किसी जाति अथवा संप्रदाय के प्रति वैमनस्य, घृणा या द्वेष को भड़काने का प्रयास लक्षित नहीं होता है।
अमीर खुसरो की कृति खलक बारी या शब्दकोश तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी भाषाओं का पर्यायवाची कोश भाषा विज्ञान के तुलनात्मक क्षेत्र में एक विशिष्ट योगदान के रूप में उल्लेखनीय रहेगा। आज हमने अमीर खुसरो के बारे में जो जानकारी ली है, अब कल के लेक्चर में हम विद्यापति को पढ़ेंगे। धन्यवाद।